नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो 19 आर्टिकल जो है वो शुरुआत है राइट टू फ्रीडम का। राइट टू फ्रीडम जो है उसमें जो आर्टिकल है वो है 19, 20, 21, 21A और 22। आर्टिकल 19 जो है दोस्तों वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिलेटिंग टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ETC एट्सेट्रा, इससे रिलेटेड जो उसकी लाइन है या उसकी जो हेडिंग है वो है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई जो प्रोटेक्शन की गई है कौन से राइट की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का राइट और एक्सप्रेस करना कि भाई मैं क्या सोचता हूँ किसी चीज़ के बारे में, वो जो राइट है आपके पास एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। इसके साथ और राइट्स भी हैं जो कि इनके सब क्लोजेज में दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको आज़ादी है बोलने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की, जैसे मैंने आपको बताया। सब क्लोज बी, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, यानी कि शांतिपूर्वक इकट्ठे होना बिना हथियारों के, विदाउट आर्म्स, यानी कि जैसे कोई जुलूस हो या प्रदर्शन हो तो वो आप कर सकते हैं, पर वहाँ पर पीसफुली और विदाउट आर्म्स। सब क्लोज सी है टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें जो है दोस्तों आपको आज़ादी दी गई है कि आप एसोसिएशन बनाएं, ठीक है ना, आप कोई भी एसोसिएशन हो सकती है आपकी, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, आप फर्म्स बनाएं, जो भी आपको ठीक लगता है, कंपनी बनाएं, पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हमारे पास वो ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट 2011 को। सब क्लोज डी, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, यानी कि भारत के जितनी भी टेरिटरी है इसमें फ्रीली घूमना, कि आप भाई कहीं भी जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं बिना किसी रुकावट। सब क्लोज ई, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपका घर एक स्टेट है तो आप उस स्टेट को छोड़ के कहीं दूसरी स्टेट में जाके रह सकते हैं। ये भी आपको एक फंडामेंटल फ्रीडम दी गई है। इसमें दोस्तों एक वर्ड एंड जोड़ा गया है 44th अमेंडमेंट 1978 को, क्योंकि इसके आगे जो सब क्लॉज आने वाली है वो रिपील्ड कर दी गई थी, वो ओमिट कर दी गई थी बाय द 44th अमेंडमेंट 1978, और वो थी सब क्लॉज F, जिसमें कहा गया था टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये सारा राइट जो था 44th अमेंडमेंट 1978 से पहले था, अभी ये नहीं है, अब आपका ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। उसके बाद ये एक लीगल राइट बन गया जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सब क्लोज जी, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी आप कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई ऑक्यूपेशन, कोई बिजनेस करना है वो कर सकते हैं, कोई ट्रेड कमर्स, जो भी एक्टिविटी आप चाहें लीगली वो कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास 6 फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। अब इसके नेक्स्ट जो है दोस्तों वो और क्लोज हैं। तो ये जो क्लोजेस हैं वो भी हैं जिनके अंडर इन सभी राइट को जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं इनके ऊपर चेक रखा गया है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, निरंकुश राइट नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई आपको स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट है, आपके दिल में जो आए और वो जिसको भी बोलना है जैसे बोलना है वो बोलिए, ऐसा नहीं कोई राइट हो सकता। उस पर कुछ ना कुछ चेक या कोई पाबंदी या उस पर किसी तरह का कोई बंधन होना जरूरी है। तो यही जो हैं वो सारी चेक, पाबंदी या बंधन है वो नेक्स्ट के क्लॉजेज में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2। आर्टिकल 19 में ये कहा गया है कि भाई आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, जैसे कि सब क्लॉज ए में कहा गया है। बट इस फ्रीडम और स्पीच को किसी भी एग्जिस्ट, यानी कि कोई भी लॉ जो एट प्रेजेंट हो उसके द्वारा इसको लिमिट किया जा सकता है, यानी कि इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, या फिर जो संसद है वो कोई और कानून बना के भी इस पर लिमिटेशन या इस पर जो बंदिश है वो लगा सकती है, और ये जो रिस्ट्रिक्शन होंगी वो रीजनेबल होंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट इसी क्लॉज के अंडर ये कहा गया है कि भाई ये जो आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो इसको रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहला कारण दिया गया है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को अगर मेंटेन रखना है तो आपके इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर इससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को चोट पहुंचती है, जहां उसको किसी तरह का कोई थ्रेट आता है। और इस वर्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था 1963 में बाय द 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट है
सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट या राज्य की सुरक्षा के लिए अगर आपका स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है तो भी आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, यानी कि जो विदेशों से हमारे अच्छे मधुर संबंध हैं, अगर उनमें किसी तरह की दरार पड़ती है तो भी इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर, यानी कि जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको मेंटेन करने के लिए भी किया जा सकता है। डिसेंसी एंड मोरालिटी, यानी कि भद्रता शिष्टाचार जो है उसको भी मेंटेन करने के लिए इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि आप कोर्ट में हैं, आप कोर्ट की कंटेम्प्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में भी आपके इस राइट को लिमिट किया जा सकता है। डेफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ द ऑफेंस, अगर आप किसी के मान की हानि करते हैं, यानी कि उसके खिलाफ कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे कि उसकी रेपुटेशन को नुकसान होता है, तो वहाँ पर भी आपके राइट जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। या फिर इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि आप किसी तरह का कोई अपराध जो है उसको उकसाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्लॉज 3, इसमें भी दोस्तों जो सब क्लॉज ए थी उसी तरह सब क्लॉज बी के लिए कहा गया है कि भाई बी के अंडर आपको कहा गया है कि आप असेंबल हो जाइए पीसफुली विदाउट आर्म्स। इस राइट को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इस पर भी लिमिटेशन लगाई जा सकती है। और ये सब किसके लिए किया जाएगा? फर्स्ट, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगेन ये ऐड की गई थी जैसे मैंने आपको बताया है कि 16 अमेंडमेंट 1963 को। सेकंड है पब्लिक ऑर्डर। नाउ क्लॉज नंबर 4 ये बात करता है सब क्लॉज सी के बारे में, जिसमें आपको एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का परमिशन दी गई थी या फ्रीडम दी गई थी, उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। किसके लिए? अगेन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, 16 अमेंडमेंट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज 5, ये क्लॉज जो है दोस्तों वो सब क्लॉज डी और ई के बारे में बात करता है। इससे पहले इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, इससे पहले ये डी, ई और एफ को जो था रिप्रेजेंट करता था, पर क्योंकि एफ जो है जैसे मैंने आपको बताया कि 44th अमेंडमेंट 1978 को उसको रिपील कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा और 3 की बजाय 2 रह गए। तो उन 2 के बारे में डिस्कस की जाएगी जो कि डी और ई है। तो जैसे कि डी कहता है कि भाई आप फ्रीली मूव कर सकते हैं भारत की टेरिटरी या उसके क्षेत्र में कहीं भी, और ई कहता है कि आप कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। कहा गया है कि भाई ये आपके दोनों राइट जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगेन कारण क्या होंगे? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी जो आम जनता है उसके हितों को ध्यान में रखते हुए उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं दोनों राइट्स पर। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी एसटी, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 6, जिसमें कि रेफर किया गया है आपको आर्टिकल 19(1)G, यानी कि सब क्लॉज जी। तो इसमें भी कहा गया है कि भाई अगर इस तरह का आप कोई बिजनेस, ट्रेड या कैरी करते हैं तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने का कारण क्या हो सकता है? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी कि आम जनता या आम जन की भलाई के लिए या उसके हित में अगर आपके इस राइट को जो कि आर्टिकल 19(1)G के अंडर आपको दिया गया है उस पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी तो वो लगाई जा सकती है। और इसी क्लोज के अंडर दोस्तों एक और बात कही गई है जिसको कि सब्स्टिट्यूट किया गया था 1951 को फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए, जिसमें कि ये कहा गया है कि भाई सब क्लोज जी के अंडर जो आपका राइट है टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, प्रोफेशन एट्सेट्रा, उसका जो है स्टेट पर कोई असर नहीं होगा। अगर स्टेट कोई कानून बनाती है कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए या फिर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए जो किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी है। सिंपल भाषा में बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए MBBS की, तो वो पढ़ाई आपको करने पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई देखिए आपने राइट दिया है प्रोफेशन का और मुझे तो डॉक्टर बनना है, मेरा तो राइट है। तो गवर्नमेंट आपको कहेगी कि भाई आप जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए, तो आप कहेंगे भाई प्रोसीजर मैं नहीं फॉलो करूँगा पर क्योंकि मेरा राइट है फंडामेंटल इसलिए मुझे बनाइए, तो वो चीज़ नहीं वहाँ पर काम करेगी। एक क्वालिफिकेशन होगी, क्राइटेरिया होगा, उसको जो प्रोसेस को फॉलो करने या उसके जो चरण हैं उसको एक के बाद एक जो आप कंप्लीट करने के बाद ही आप उस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी जो बात इस क्लोज में और कही गई है वो भी जो है वो रिलेटेड टू ट्रेड बिजनेस, यानी कि इस तरह का ट्रेड या बिजनेस जिसमें कि सरकार पूरी तरह से या आंशिक रूप से दखलंदाजी कर सकती है और वहाँ पर प्राइवेट पर्सन या इंडिविजुअल ये नहीं कहेगा कि भाई देखिए यहाँ पर तो स्टेट ने ही कब्जा कर लिया है तो हमारा राइट कहाँ गया ट्रेड प्रोफेशन करने का, ठीक है ना। कुछ कंपनीज हो सकती हैं जैसे LIC है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो लाइफ इंश्योरेंस को देखती है। कुछ प्राइवेट प्लेयर भी होंगे, तो प्राइवेट प्लेयर ये नहीं कह सकते कि भाई देखिए ये तो हमारा राइट था तो LIC क्यों आई है,
हालांकि वो आंशिक रूप से ही जो लाइफ इंश्योरेंस को करती है, बाकी जो प्राइवेट कंपनी है वो भी करती हैं। या फिर कई ऐसे और ट्रेड हो सकते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का एक अधिकार है, तो वहाँ पर आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई देखिए ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है और ये तो मुझे ही मिलने चाहिए। तो ये है दोस्तों स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। धन्यवाद।